More or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. सच तो ये है कि हम सभी ने ऐसा रट्टा ना जाने कितनी बार लगाया होगा। बस फर्क इतना है कि चतुर एक मूवी का कैरेक्टर है और हम ये रियल लाइफ में करते हैं। स्कूल के वो हजारों घंटे जो आपने पढ़ाई में लगाए, क्या आज उस पढ़ाई को आप 100% याद कर सकते हैं? हो सकता है आपको कुछ याद भी हो, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। कभी सोचा है आप अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलते, और ये बात आपको सिर्फ याद ही नहीं रहती है, आप उसे बिना गलती के रोज प्रूव भी करते हो। मतलब हमारे दिमाग में कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है, बस दिक्कत ये है कि जब तक हम उसी बुक या कॉपी में देख ना ले कि हमने क्या रट्टा लगाया था, उसे चेक या वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। और यहाँ इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर वो रिटर्न सोर्स भी जल जाए या गुम हो जाए तो फिर कैसे वेरीफाई करोगे? और हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ये प्रॉब्लम समझ ली थी, इसीलिए उन्होंने राइटिंग को रिजेक्ट कर दिया और इसकी जगह साउंड प्लस ब्रेन, इन दोनों को ही अल्टीमेट सर्वर बना दिया था। आज से 3000 साल पहले उन्होंने एक ऐसा माइंड हैक तैयार किया था कि आज भी वो नॉलेज बिल्कुल वैसी ही है जैसा उसे बनाया गया था, और आज हम उसी माइंड हैक की मिस्ट्री को डिकोड करेंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सोचिए, अगर कल सूरज से एक बड़ा सोलर फ्लेयर निकले तो क्या होगा? 2003 में ऐसे ही एक बड़े सोलर स्टॉर्म ने स्वीडन का पावर ग्रिड सिर्फ 1 घंटे में शट डाउन कर दिया था। हम ऐसी जनरेशन है जो सिर्फ एक बड़े मैग्नेटिक स्टॉर्म में खत्म हो सकती है, क्योंकि हमने पिछले 100 सालों में जितना भी डाटा बनाया है वो सब हार्डवेयर पर है, जो मिट भी सकता है और बदला भी जा सकता है। 90 के दशक में नासा को एक बड़ी प्रॉब्लम का पता चला। 1960 और 1970 के कई मिशंस के हजारों मैग्नेटिक टेप्स अब देखे नहीं जा सकते थे। उनके पास डाटा तो था, लेकिन उस डाटा को चलाने वाली मशीन्स पुरानी हो चुकी थी। फॉर्मेट इतना पुराना हो गया था कि डाटा होते हुए भी वो उनके किसी काम का नहीं। इसी को एक्सपर्ट्स डिजिटल डार्क एज कहते हैं। गूगल के चीफ इंटरनेट इवेंजलिस्ट विंडसर्फ ने तो यहाँ तक वार्न किया है कि 100 साल बाद लोग हमारे बारे में कुछ ज्यादा नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारा कोई भी फॉर्मेट इतना लंबा नहीं चलेगा। और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, आज से 800 साल पहले नालंदा में भी यही हुआ था। 90 लाख किताबें 3 महीने तक जलती रही। आज के डिजिटल स्केल पर लगभग 9000 जीबी का डाटा एक झटके में राख हो गया। आज भी हमारे लिए डाटा को स्टोर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये सिर्फ बाहर का डाटा नहीं, हमारे अपने दिमाग का भी यही हाल है। हेमन इबिंगहाउस ने 1885 में प्रूव किया कि कोई भी चीज याद करो तो 24 घंटे के अंदर सिर्फ उसका 33% ही याद रहता है, और बचे हुए मिसिंग पार्ट को आपका दिमाग अपने आप से भर लेता है। ये वो लीकी बकेट प्रॉब्लम है, जहां आप जितना डालोगे उतना निकलता जाएगा। लेकिन हमारे पूर्वजों को ये प्रॉब्लम पता थी और उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी ढूंढा था। उन्हें एक बात समझ आ गई थी कि साउंड का सही मैथमेटिकल पैटर्न दिमाग से दिमाग तक बिना गलती के भी पहुंचाया जा सकता है। सिर्फ यहाँ एक कंडीशन थी कि ट्रांसफर का तरीका परफेक्ट होना चाहिए। सिर्फ बोलकर डेटा आगे बढ़ाने में गलती होने का रिस्क भी सबसे ज्यादा था। हम सब ने देखा है कि कैसे एक बात जब एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक पहुंचती है तो उसमें मिर्च मसाला लगाकर उसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। ये ह्यूमन नेचर है कि हमारा दिमाग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड कर लेता है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। 1932 में कैम्ब्रिज के साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक बार्टलेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को एक फोक स्टोरी सुनाई और 1 हफ्ते बाद वापस आने को कहा। रिजल्ट क्या निकला? हर इंसान की स्टोरी अलग हो गई थी। कुछ डिटेल्स गायब हो गए थे तो कुछ लोगों ने एंडिंग ही बदल दी थी। लोगों ने जो बातें भूल दी थी, दिमाग ने खुद से गैप्स फिल कर लिए थे, और इस बात का उन्हें एहसास भी नहीं था। और यही इस स्टडी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था। और इंफॉर्मेशन कितनी ड्रॉप हो सकती है, आप इन इमेजेस को देखिए। ओरिजिनल इमेज को याद करके आउटपुट में क्या निकल रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि 3000 साल पहले का ज्ञान आज तक वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट सेम कैसे रखा गया है। इन वैदिक पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जो आप बोलते हैं और जो आपके दिमाग में याद रहता है, दोनों को अलग अलग तरीके से प्रोग्राम किया गया था। इसीलिए आप बिना किसी दूसरे की मदद के खुद अकेले भी चेक कर सकते हो कि जो आपने बोला क्या वो बिल्कुल सही और एग्जैक्ट सेम है या नहीं। हमारे पूर्वजों ने डेटा सेव करने के लिए एक ऐसा मैथमेटिकल एल्गोरिदम तैयार किया जहां गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया अष्टपाठ। ये सिर्फ मंत्र नहीं थे, ये दिमाग के लिए एक एरर करेक्शन कोड था, और ये इतना प्रिसाइज था कि यूनेस्को ने 2008 में वैदिक चैंटिंग को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया। और इस प्रोटोकॉल की वजह से 2019 में एक इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक स्टडी ने कंफर्म किया कि आज जो ऋग्वेदा का उच्चारण किया जाता है 3500 साल पहले भी 99.99% सेम था।
था। इसमें एक पूर्ण विराम या एक मात्रा का भी फर्क नहीं है। किसी भी प्रिंटेड बुक के लिए ये क्लेम नियर टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियां तो हो ही जाती हैं। अब मैं आपको वो एक्चुअल मैथमेटिकल पैटर्न दिखाऊंगा जिससे ये काम करता था, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पहली बार में शायद आप इसे समझ नहीं पाएंगे। तो अब अपने दिमाग की पेटी को थोड़ा कसकर रखिए। मान लीजिए ये हमारा मंत्र है ओम नमः शिवाय, और यहाँ हम सिंपल करने के लिए इसे 1 2 3 मान लेते हैं। दुनिया को लगता है कि ये सिर्फ एक उच्चारण ही तो है, पर एक्चुअली में ये दिमाग के लिए एक लॉजिकल लॉक बनाया गया है, जिसमें किसी भी तरह की कोई गलती हो तो एकदम से पता लग जाए। सबसे पहले आता है क्रम पाठ। इसमें दो शब्दों को एक साथ जोड़कर पढ़ा जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय। इस कोडिंग के बाद ओम नमः शिवाय बन जाएगा। जैसे आप अपना फोन नंबर किसी को देते हो तो बीच में अगर एक डिजिट भी मिस हो जाए तो पूरा नंबर ही गलत हो जाता है। और क्रम पाठ एग्जैक्टली यही काम करता है, जहां हर शब्द चेन में लॉक हो जाता है। नेक्स्ट लेवल इंक्रिप्शन तो जटा पाठ से शुरू होती है। इसमें जो हमारा मंत्र था वो कुछ इस तरह से एनकोडेड हो जाएगा। ओम नमः ओम नमः, मतलब पहले सीधा बोला, फिर उल्टा, फिर वापस सीधा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एटीएम पिन डालते वक्त बैंक वेरीफाई करता है। पहले फॉरवर्ड चेक, फिर बैकवर्ड चेक। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर लास्ट में कंफर्म किया जाता है। एक मात्रा भी गलत हो तो रिदम टूट जाता है और दिमाग उसी वक्त उस गलती को पकड़ लेता है। एक बात और, यहाँ टेक्निक सिर्फ याद करने की नहीं थी। जो याद किया गया है ये सिस्टम उसे सेल्फ वेरीफाई करता था। आज भी कोडिंग एनकोडिंग के लिए ऐसी टेक्निक का यूज किया जाता है और इसे पैलिड्रोम चेक कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो और रिसर्च पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। द राइट एविडेंस पर हम इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं, जहां हम माइथोलॉजी की जगह एविडेंस के साथ भारत के असली इतिहास की बात करते हैं। अगर आपको ये अप्रोच पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ऐसे सपोर्ट से ही हमें ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कर लिया तो चलिए अब वापस आते हैं अपनी वीडियो में, जहां अब हम सबसे एडवांस लेवल में जाने वाले हैं, जिसका नाम है घनपाठ। इसमें मल्टीपल क्रॉस चेक्स होते हैं। कोडिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। शब्दों को आपस में इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है कि इस पैटर्न में किसी भी तरह की गलती हो ही नहीं सकती। और इसी तरह के टोटल 8 अलग अलग मैथमेटिकल लेवल्स थे और ये सभी मिलकर अष्टपाठ का सिस्टम बनाते थे। एक ही मंत्र पर ये 8 अलग अलग मैथमेटिकल फिल्टर्स लगा दिए जाते थे, ताकि अगर एक लेवल में गलती कर भी दे तो दूसरा लेवल उस गलती को एकदम पकड़ लेता था। ये बिल्कुल आज के रेड स्टोरेज सिस्टम जैसा था, जहां एक डिस्क खराब भी हो जाए तो दूसरी डिस्क बैकअप के रूप में डाटा को बचा देती है। फर्क इतना है कि अष्टपाठ आज से 3000 साल पहले बना दिया गया था और इन 8 लेवल को अचीव करना कोई मामूली बात नहीं थी। जो विद्वान इन सभी 8 मैथमेटिकल फिल्टर्स को मास्टर कर लेता था उसे गणपति कहते थे। उनकी मेमोरी और प्रिसीजन इतनी जबरदस्त होती थी कि नॉर्मल इंसान से उनका लेवल काफी ऊपर होता था। अब सवाल यह है कि ये सब सुनने में कितना भी इंप्रेसिव क्यों ना लगे, लेकिन क्या इसका कोई फिजिकल और मेजरेबल साइंटिफिक प्रूफ है या नहीं? 2016 में एक MRI मशीन से एग्जैक्टली यही पता किया जा रहा था। साइंटिस्ट ने गणपतियों के दिमाग को स्कैन किया और जो रिजल्ट आए वो वाकई ही बहुत हैरान करने वाले थे। जब डॉक्टर जेम्स हार्टसेल ने उन गणपतियों का दिमाग स्कैन किया तो उन्हें लगा शायद उनकी मशीन में कोई खराबी आ गई है, क्योंकि उनका ब्रेन नॉर्मल इंसानों से बिल्कुल अलग लेवल पर इवॉल्व हो चुका था। रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि इनका ग्रे मैटर नॉर्मल से 10% थिक था। इसे आज दुनिया द संस्कृत इफेक्ट से जानती है। ये रिजल्ट इतने अनएक्सपेक्टेड थे कि फ्रंटियर्स इन ह्यूमन न्यूरोसाइंस जर्नल ने इसे पब्लिश भी किया था और तब से ये स्टडी इंटरनेशनली साइट होती आ रही है। वो लोग हर उच्चारण के साथ अपने दिमाग को फिजिकली रिबिल्ड कर रहे थे। इतना सब याद रखना ही एक अपने आप में चैलेंज है। ये लोग तो याद करने के बाद उसे सेल्फ वेरीफाई भी कर रहे थे। इसे समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2000 में लंदन के ब्लैक कैब ड्राइवर्स पर एक स्टडी हुई थी। उस वक्त जीपीएस आज की तरह यूज नहीं होते थे, इसीलिए उन्हें पूरे शहर का मैप अपने दिमाग में ही याद करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनका हिपोकैम्पस बड़ा हो गया था। लेकिन गणपतियों का रिजल्ट उनसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल था। मतलब साफ है कि जितनी कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी होगी उतना ज्यादा ब्रेन की फिजिकल ग्रोथ भी होती है। हमने अपने दिमाग को सिर्फ एक कॉपी पेस्ट मशीन समझ लिया है, लेकिन आज जो आपने देखा वो कोई माइथोलॉजी नहीं, एक हाई लेवल इंफॉर्मेशनल साइंस थी। जिस रेट सिस्टम और एरर करेक्शन के लिए नासा आज करोड़ों रुपए खर्च करता है, हमारे पूर्वजों ने वो काम हजारों साल पहले ही ह्यूमन ब्रेन में इंस्टॉल कर दिया था। और हम कह सकते हैं कि वो दुनिया के सबसे पहले डेटा इंजीनियर्स थे। अगर मॉडर्न पर्सपेक्टिव से ही सोचें तो बिना संस्कृत के, बिना किसी रिचुअल के भी उस मेथड को आज फिर
से यूज किया जा सकता है। और अगर आपका कोई दोस्त कहता है कि एंशिएंट इंडिया सिर्फ माइथोलॉजी का पार्ट है, तो उसे सिर्फ ये वीडियो दिखाओ। उन्हें बताओ कि हम उन ऋषियों के वारिस हैं जिन्होंने दिमाग को द अल्टीमेट हार्डवेयर बना दिया था। नालंदा में जो 9000 जीबी का डेटा जला था, उन्होंने हमारी किताबें नहीं, हमारी पहचान को ही राख में बदल दिया था। वो कौन थे और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लिंक नीचे है, जाते हुए उसे जरूर देखना।